हम 8 लोगों को यांगशेन जिंग नाम की इस अनजान जगह पर भेज दिया गया था। ये सब शायद इसलिए किया गया ताकि इंसानों की संख्या कम की जा सके। हम सबको रहने के लिए बस एक मामूली सा ठिकाना दिया गया था, लेकिन हमारे पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था। जब इंसान के पास जीने के लिए कुछ नहीं बचता, तो उसका असली और खौफनाक चेहरा सामने आने लगता है। वहाँ बाहर बहुत गर्मी थी। मैंने देखा कि मेरे दादाजी बाहर खड़े हैं। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। दादाजी ने कहा कि मैंने ही तो उनसे यहाँ रुककर किसी का इंतजार करने को कहा था। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत फिक्र होने लगी। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे साथ वापस चले, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर वो ज्यादा देर बाहर रहते तो बीमार पड़ सकते थे। तभी वहाँ वो बिल्ली जैसा दिखने वाला अजीब जीव आया। वो कहने लगा कि उसने मेरी जान बचाई है। लेकिन असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब शाओ लिन नाम की लड़की वहाँ आई। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं सारा सामान और खाने पीने की चीजें छुपा कर रख रहा हूँ। उसने बड़ी बेशर्मी से मुझसे कहा कि मैं सारा सामान उसके हवाले कर दूं और शायद तब वो मुझे अपना कुत्ता बनाकर अपने पास रहने देगी। मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरे अपने दादाजी ने मेरा साथ देने के बजाय उन लोगों का पक्ष लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, सारा सामान शाओ लिन को दे दो, क्योंकि शाओ योंग उसकी रक्षा कर सकता है, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने गुस्से में कहा कि दादाजी, आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं। मैंने साफ मना कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा सामान किसी को नहीं मिलेगा। दादाजी मुझ पर चिल्लाने लगे कि मेरी हिम्मत कैसे हुई उनसे इस तरह बात करने की। शाओ लिन ने शोर मचाना शुरू कर दिया और सबको बुला लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही थी कि मैं सारा सामान दबाकर बैठा हूँ और चाहता हूँ कि बाकी सब भूखे मर जाएं। उस पल मुझे उन सब की घटिया सोच पर घिन आने लगी। तभी उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा बैग छिन गया और सब कुछ खत्म होने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मुझे लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं सीधा 2 दिन पीछे पहुँच गया, तबाही शुरू होने से ठीक पहले। उस वक्त मैं अपने काम पर था। भयानक गर्मी थी और मेरा बॉस मुझ पर चिल्ला रहा था कि अभी और भी ऑर्डर पूरे करने हैं। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। मेरे सामने एक सिस्टम खुल गया था जो रिसोर्स रिटर्न का काम करता था। इसका मतलब था कि मैं जो भी सामान हासिल करूंगा, ये सिस्टम उसे 100 गुना बढ़ा देगा। मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि अगर मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो भी 100 गुना बढ़ जाए तो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सिस्टम की वजह से मेरे पैसे 100 गुना बढ़ गए। अब मेरे पास इतना कैश था कि मैं अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सकता था। बस एक शर्त थी कि जो सामान एक बार 100 गुना बढ़ चुका है उसे दोबारा नहीं बढ़ाया जा सकता। मेरे पास सोचने के लिए वक्त बहुत कम था। कयामत का खेल शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बचे थे। मुझे तुरंत सामान इकट्ठा करना था। मैं सीधा सप्लायर के पास गया और उससे कहा कि मुझे 1 टन मीट, 1 टन चिकन और 1 टन मछली चाहिए। मैंने सोचा कि अभी घर या बंकर बनवाने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये इमारतें बहुत कमजोर हैं। इसलिए मैंने सिर्फ सामान और रसद जमा करने पर ध्यान दिया। तभी मेरी नजर शाओ लिन और उसकी सहेलियों पर पड़ी। वो किसी और के साथ होटल जाने की बातें कर रही थीं। उन्हें लग रहा था कि मैं अभी भी उनके झांसे में हूँ और वो मुझसे और पैसे ऐंठ सकती है। उन्हें नहीं पता था कि मैं उनका असली चेहरा देख चुका हूँ और मैंने उन्हें अपनी जिंदगी से डिलीट कर दिया है। मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। मैंने जनरेटर, कैमरे, मॉनिटर और ढेर सारे बल्ब खरीदे ताकि बिजली और सुरक्षा की कमी न हो। जैसे ही मैंने सारा सामान फाइनल किया, सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेरा सारा मीट और बाकी सामान 100 गुना बढ़ गया। मेरा प्लान काम कर रहा था और सिस्टम वाकई में कमाल का था। अब मैं आने वाली तबाही के लिए पूरी तरह तैयार था। 5 लाख किलो सुअर का मांस। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना नहीं खा पाऊंगा। मैंने मार्केट से ढेर सारा सीमेंट और रेत भी खरीद ली थी। मुझे पता था कि 100 गुना फायदा मिलने के बाद भी मेरा बेस तुरंत सबसे ऊंचे लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन शुरुआती सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला काफी होगा। अगर पिछली बार मेरे पास ये सिस्टम होता तो मुझे इतनी मार नहीं खानी पड़ती। तभी अचानक ट्रांसमिशन शुरू हुआ और मैं वापस अपनी दुनिया में आ गया। लेकिन ये जगह कौन सी थी? मेरे सामने एक मैसेज आया। तबाही का खेल अब शुरू हो चुका था। दिन का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -50 डिग्री होने वाला था। अब जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। अगले 6 घंटों के लिए मैं पूरी तरह अदृश्य रहने वाला था और मुझ पर कोई हमला नहीं कर सकता था। मुझे अपना शेल्टर लगाने के लिए एक चाबी मिली और साथ ही पहनने के लिए एक प्रोटेक्टिव सूट भी दिया गया। जैसे ही खेल शुरू हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मेरे कानों में लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। कोई चिल्ला रहा था कि वो पहाड़ की चोटी पर फंस गया है और गिर रहा है, तो कोई पूछ रहा था कि क्या वो अपना सूट उतार सकता है क्योंकि उसे बिना कपड़ों के सोने की आदत है। लोग पागल
पागलों जैसी बातें कर रहे थे। मुझे याद आया कि यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनमें गुफाएं बनी हुई हैं। अगर मैं अपना शेल्टर वहाँ बनाता हूँ तो वो गुफा मुझे सूरज की सीधी गर्मी से बचा लेगी। देखते ही देखते सुरक्षा का समय खत्म हो गया। मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में शुरुआती दिनों में ही 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई थी। ये जगह उबलते हुए पानी जैसी थी, जहाँ एक भी गलती का मतलब था हमेशा के लिए खत्म हो जाना। अभी मेरा शेल्टर सफेद टायर का था जो सिर्फ 30 स्क्वायर मीटर का था। इसमें दिन का तापमान 65 डिग्री तक पहुंच रहा था। अच्छी बात ये थी कि मेरी जगह सुरक्षित थी, लेकिन मुझे इसे और बेहतर बनाना था। तभी अचानक पूरे सिस्टम में एक ऐलान हुआ। लिंची नाम के किसी खिलाड़ी ने सबसे पहले अपने शेल्टर को किले के लेवल तक पहुंचा दिया था और उसे एक बड़ा इनाम मिला था। जैसे ही किला बना, दुनिया भर के शेल्टर की रैंकिंग शुरू हो गई। इसमें 10 स्टेज थे और हर स्टेज के 5 लेवल थे। जो सबसे ज्यादा स्कोर बनाएगा उसे इनाम में अपने रिसोर्स फिर से भरने का मौका मिलेगा। मुझे याद आया कि जिस लिंची को मैं जानता था वो तो पिछली जिंदगी में कोई खास इंसान नहीं था। फिर वो इतनी जल्दी इस मुकाम पर कैसे पहुंच गया? मुझे लगा शायद ये कोई इत्तेफाक होगा। मैंने अपने शेल्टर को अपग्रेड किया। अब मेरे बेस की सुरक्षा 80 पॉइंट तक पहुंच गई थी। इसके अंदर अब 10 मीटर की खाली जगह थी और वहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला जो 24 घंटे में 10 लीटर पानी जमा कर सकता था। मुझे कॉम्बैट आर्मर और गार्डन भी मिले, पर सच कहूँ तो वो पानी निकालने वाला पंप ही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। सिस्टम ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया था। मैंने गौर किया कि इस जगह पर पानी का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ पानी पाने के लिए अपने सामान के बदले पॉइंट्स कमाने पड़ते हैं और फिर गेम शॉप से पानी खरीदना पड़ता है। 1 किलो साधारण खनिज देने पर सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है, जबकि पानी की एक बोतल भरने के लिए 100 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अब मुझे समझ आया कि बड़े शेल्टर इतनी तेजी से कैसे बढ़ गए। अगर मेरे पास असली पानी हो तो मैं और भी लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ। मेरा शेल्टर अब 1000 स्क्वायर मीटर का हो चुका था और सिस्टम की वजह से अंदर का तापमान हमेशा 25 डिग्री बना रहता था, जो बहुत राहत देने वाला था। तभी मुझे सिस्टम से कुछ निर्देश मिले। मैंने अपने सामने एक बहुत बड़ा इलाका देखा जहाँ दलदली रेत फैली हुई थी। मुझे पता था कि इस ग्रह पर ऐसी जगह हैं, पर ये दलदल उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। मुझे लगा कि यहाँ कुछ अच्छा मिल सकता है, इसलिए मैंने इसकी जांच करने का फैसला किया। सिस्टम ने मुझे यहाँ से खनिज इकट्ठा करने की सलाह दी। मुझे वहाँ शियामोंगोर नाम का एक बहुत ही कीमती पत्थर मिला। ये पत्थर बहुत ज्यादा मजबूत था और इससे मेरे शेल्टर की सुरक्षा कई गुना बढ़ सकती थी। इसके 1 यूनिट के बदले मुझे 2.5 पॉइंट्स मिल सकते थे। वैसे तो ये मेरे शेल्टर के लिए अभी उतना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसे पत्थरों का ढेर लगा था। मेरे दिमाग में तुरंत विचार आया कि सिस्टम के 100 गुना रिटर्न के साथ मैं यहाँ एक बहुत बड़ा भंडार बना सकता हूँ। तभी सिस्टम ने मुझे किसी बहुत ही कीमती चीज के पास होने का इशारा किया। उसने जोर देकर कहा कि मुझे उसे हर हाल में हासिल करना चाहिए। वो शियान लॉन्ग नाम के जीव का एक बैंगनी रंग का अंडा था। इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे एक ऐसा पालतू जीव मिल सकता था जिसकी ताकत और हमला करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे जीव अब भी अस्तित्व में हैं। तभी अचानक मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई वहां आ पहुंचा था। एक आदमी बोला कि यहाँ कोई अकेला खड़ा है और हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। वो 2 लोग थे और उन्हें लगा कि वो मुझे आसानी से लूट लेंगे। उन्होंने जोर से चिल्लाकर मुझसे कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो चुपचाप उनके हवाले कर दूं, वरना मेरा बहुत बुरा हाल होगा। अभी गेम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और ये लुटेरे अपनी हरकतों पर उतर आए थे। मुझे उन पर गुस्सा आया। उन्हें लगा कि मैं कोई सीधा सादा लड़का हूँ जिसे वो डरा देंगे। वो चिल्लाए कि क्या मैं अभी भी अपनी पुरानी दुनिया वाली सोच लेकर बैठा हूँ। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत 10 अंडे हैच करने का फैसला किया। उनमें से एक घबराकर चिल्लाया कि मुझे मार डालो वरना ये जीव हमें फाड़ देंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे उन पत्थर जैसे दिखने वाले खौफनाक ड्रैक्स ने उन पर हमला कर दिया। वो लुटेरे अपनी जान की भीख मांगने लगे। उनमें से एक गिड़गिड़ाते हुए बोला कि उससे गलती हो गई और मैं उसे बस एक बार जाने दूं। लेकिन मैं जानता था कि इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए बेरहम होना जरूरी है। अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो वो बाद में मेरे लिए मुसीबत बन सकते थे। इसलिए मैंने कोई निशान पीछे नहीं छोड़ा और उन्हें वहीं खत्म कर दिया। मेरे वे जीव अब काफी बड़े हो गए थे और उनकी ताकत भी बढ़ गई थी। अब मेरे पास पॉइंट्स की भी कोई कमी नहीं थी। जहाँ ज्यादातर लोग अभी भी पहले लेवल पर थे और मुश्किल से 15 पॉइंट्स तक पहुँच पाए थे,
वहीं मेरे सूट की वजह से मेरा अटैक अब 45 तक पहुंच गया था। ये किसी भी आम इंसान से 3 गुना ज्यादा था। अब मैं ऊंचे लेवल के दुश्मनों का सामना करने और उनसे कीमती सामान हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। एक लुटेरे को खत्म करने के बाद मुझे कुछ एक्सपी तो मिली, पर वो काफी नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैं एक और को ढेर कर दूं तो शायद लेवल और बढ़ जाए। तभी दूसरा लुटेरा मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो बुरी तरह डर चुका था और हाथ जोड़कर मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसने कहा कि उसके पास जो कुछ भी है वो मेरा है, बस मैं उसे छोड़ दूं। उसने अपनी चीजें मुझे तोहफे के तौर पर देने की बात कही। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उससे साफ कह दिया कि ये सब तो पहले से ही मेरा ही था, यहाँ तोहफे जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी अचानक सिस्टम से एक चेतावनी गूंजी। सामने से भयानक गर्मी की लहर आ रही थी। सोलर स्टॉर्म हमारे बहुत करीब था। मैंने चिल्लाकर सबको सावधान किया कि बचो और यहाँ से भागो। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले। जब खतरा टला तो हम सब हाफ रहे थे। ये ग्रह सच में बहुत खतरनाक है। यहाँ हर कदम पर दानव खड़े हैं। कुछ लोग तो हिम्मत हार चुके थे और चिल्ला रहे थे कि यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, मर जाना ही बेहतर है। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। तभी कुछ लोग लिंची के बारे में बातें करने लगे। वो इस बात से जल रहे थे कि लिंची को किला कैसे मिल गया, जबकि वो खुद पत्थर रगड़कर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी तो अपनी पुरानी दुनिया की अमीरी के गुण गा रहा था कि वो वहाँ अरबपति था और उसके हाथों में बहुत पावर थी, पर यहाँ उसकी पावर किसी काम की नहीं थी। रात होते ही इस जगह का नजारा और भी खौफनाक हो गया। यानक्सिन को नर्क यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ रात में ऐसे दानव निकलते हैं जो आपका नर्वस सिस्टम ही हाईजैक कर लेते हैं। खासकर वो आधे इंसान और आधे घोड़े जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स, वो किसी बुरे सपने की तरह थे। लेकिन मैंने गौर किया कि इस वक्त वो दानव थोड़े कमजोर लग रहे थे। मेरे दिमाग में तुरंत विचार आया कि खतरा तो है, पर मौका भी बड़ा है। अगर मैंने इन्हें अभी खत्म कर दिया तो मुझे बहुत सारा सामान और एक्सपी मिल सकती है, और मेरे पास तो 100 गुना रिटर्न देने वाला सिस्टम भी था। जैसे ही मैं उनके सामने पहुंचा, वो मुझे देखकर दंग रह गए। उनमें से एक चिल्लाया कि ये लड़का तो 10वें लेवल पर है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतना ताकतवर कैसे हो सकता हूँ। उन्होंने मिलकर मुझ पर हमला किया और मेरे कैंप को तबाह करने की कोशिश करने लगे। उन्हें मेरे लगाए हुए टर्रेट्स से बहुत नफरत थी। मैंने भी सोच लिया कि अगर उन्हें ये पसंद नहीं है तो मैं उन्हें और भी ज्यादा टर्रेट्स का मजा चखाऊंगा। लड़ाई बहुत खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ पिघला हुआ लावा बह रहा हो। लेकिन जब धूल जमी तो मुझे जो सामान मिला उसने मेरी आंखें चमका दी। मुझे एक पीले रंग का एपिक आइटम मिला जिससे मेरी ताकत हमेशा के लिए 30 पॉइंट बढ़ गई। इसके अलावा मुझे लाइनस हॉर्न मिला जो स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत था। ये मेरे किले को बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज थी। मुझे ब्लेजन ग्लोरी नाम का एक हथियार बनाने का सामान भी मिला जिससे दुश्मन को जलाने वाला हमला किया जा सकता था। दूर कहीं से कुछ लोग मुझे देख रहे थे। यूरो और उसके साथी आपस में बहस कर रहे थे कि मैं कौन हूँ। उन्हें लगा कि शायद मैं सेना में था, क्योंकि जिस तरह से मैं तोपखाने और हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरे पास इतना सारा सामान आया कहाँ से। वहीं दूसरी तरफ मुझे पता चला कि शाओबाई नाम की एक औरत को पकड़ लिया गया है। वो डॉक्टर थी और उसे दवाइयों की जानकारी थी। वहाँ के बॉस ने अपने आदमी मार्ड को हुक्म दिया कि उसे 2 दिन तक भूखा रखा जाए ताकि वो टूट जाए और उनकी बात मानने लगे। मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में दानवों से ज्यादा खतरनाक वो इंसान हैं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। बाहर का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका था। इतनी गर्मी में अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश भी करता तो झुलसकर मर जाता। ये रात बहुत लंबी होने वाली थी। दूसरी तरफ मैंने देखा कि वे दोनों गुंडे डॉक्टर जियांग को लेकर आपस में भिड़ रहे थे। वे डॉक्टर जियांग जो सिर्फ 23 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी सर्जन बन चुकी थी, आज इन दरिंदों के बीच फंसी थी। वो गुंडे पागलों की तरह बहस कर रहे थे कि उसे पहले किसने ढूंढा और वो किसकी मिल्कियत है। अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर जियांग ने भी हार मान ली थी और वो उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला रही थी। इधर मैं अपने सिस्टम और रिवॉर्ड्स को देख रहा था। मेरे पास 100 गुना रिटर्न वाला सिस्टम तो था और मुझे चेस्ट भी डबल मिले थे, लेकिन ये सब निचले लेवल के इनाम थे। मुझे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मिली थी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। मेरा शेल्टर अभी भी उतना मजबूत नहीं था जितना मैं चाहता था। मुझे इसे अपग्रेड करने के लिए और समय और सामान की जरूरत थी। तभी डॉक्टर जियांग मेरे पास आई। उन्होंने खुद ही मुझसे कहा कि वो मेरी पर्सनल डॉक्टर बनना चाहती हैं। वो बहुत होनहार
हार थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना बेवकूफी थी। मैंने उनकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। मैंने साफ कह दिया कि अगर उन्हें मेरा डॉक्टर बनना है तो उन्हें एक विस्फोटक कॉलर पहनना होगा। वो घबरा गयी और पूछने लगी कि मेरा क्या मतलब है। मैंने उन्हें दो रास्ते दिए। पहला रास्ता ये कि वो ये विस्फोटक पट्टा पहन ले और मेरी डॉक्टर बन जाए, और दूसरा रास्ता था मौत। उनके पास सोचने के लिए वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने पहला रास्ता चुना। मैंने वो पट्टा उनके गले में बांध दिया। ये सिर्फ एक बम नहीं था, इसमें एक ट्रैकर भी लगा था। अगर बाद में हालात बिगड़े तो मैं इसकी मदद से उन्हें कहीं भी ढूंढ सकता था। वहीं दूसरी तरफ यूरो और उसके साथी मेरी ताकत और मेरे हथियारों को देखकर दंग थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी के पास इस कयामत के दौर में भी इतने हथियार और सप्लाई हो सकती है। वे लोग आपस में बहस कर रहे थे कि क्या मुझे मार देना चाहिए या मेरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी मुझे एक नई जानकारी मिली। मुझे पता चला कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक गुफा में दो खतरनाक अपराधी छिपे हुए हैं और उन्होंने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। पहले तो मेरे मन में आया कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो इस दुनिया में दूसरों के गुलाम बनने के ही लायक हैं। मैं कोई मसीहा नहीं था जो सबको बचाने निकलता। लेकिन तभी डॉक्टर जियान की एक बात ने मेरे दिमाग में एक नया आइडिया डाल दिया। मुझे लगा कि शायद ये बंधक मेरे किसी काम आ सकते हैं। सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने और छोटे मोटे चेस्ट खोलने के भरोसे बैठना अब सही नहीं था। मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी थी। अगर मुझे इस कयामत में सबसे आगे रहना है तो मुझे जल्द से जल्द इंडस्ट्रियल युग की तकनीक हासिल करनी होगी। मैंने सिस्टम से कुछ जरूरी सामान खरीदा। मुझे एक लेजेंडरी भाला मिला जिसकी ताकत देखकर मैं खुद दंग रह गया। मैंने डॉक्टर शाओबाई की तरफ देखा और उससे कहा कि वो जाकर आराम कर ले, क्योंकि कल सुबह होते ही हमें यहाँ से निकलना था। अगली सुबह जब निकलने की बारी आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं उसे ड्राइविंग सीट पर बिठा दूंगा तो किसी को बचाने से पहले ही हम सब जमीन के 6 फीट नीचे पहुँच जाएंगे। इसलिए मैंने खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया। हमने अपनी पिकअप गाड़ी निकाली और सफर पर निकल पड़े। उसी वक्त गुंडों का एक गिरोह मेरे शेल्टर के बाहर छिपा हुआ था। वे यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये मेरा ठिकाना है। जब उन्होंने गेट खुलते देखा और मेरी शानदार पिकअप गाड़ी बाहर आई तो उनके होश उड़ गए। कयामत के दूसरे ही दिन किसी के पास गाड़ी होना कोई मामूली बात नहीं थी। उनमें से एक झांग जी नाम की लड़की थी। उसने बड़ी शान से कहा कि वो मेरा पहला प्यार थी। उसे यकीन था कि जैसे ही मैं उसे देखूंगा मैं पिघल जाने वाला हूँ। उसे लगा कि वो और उन सबको अपने शेल्टर के अंदर आने दूंगा। वे लोग चोरी छिपे मेरी गाड़ी का पीछा करने लगे। रास्ते में मुझे एक अजीब सी जगह दिखी। शाओबाई को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मैंने उसे समझाया कि बड़े ग्रुप्स इतनी तेजी से इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें एक्सक्लूसिव डंजन्स मिलते हैं। इस फ्लेम स्टार पर हम पहले इंसान नहीं हैं। हमसे पहले भी यहाँ कई प्रजातियां रही हैं। उनके खंडहर अब इस गेम के डंजन्स बन चुके हैं। इन जगहों पर ऐसी तकनीक और सामान मिल सकता है जो हमारी दुनिया से बहुत आगे है। अगर हमें यहाँ कोई पुरानी चीज मिल जाए तो हम मॉन्स्टर्स का सफाया और भी तेजी से कर पाएंगे। हम उन खंडहरों के अंदर पहुँचे। वहाँ की मूर्तियाँ हमारी धरती की मूर्तियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने शाओबाई को सतर्क कर दिया कि अगर कोई भी चीज हिलती हुई दिखे तो बिना सोचे गोली चला देना। वहाँ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, शायद हवा थी या गिरते हुए पत्थर। मुझे अपनी टीम के लोगों की घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने शाओबाई से कहा कि वो आगे जाकर चेक करे। अचानक हम पर हमला हुआ। शाओबाई ने मेरी मदद करने के लिए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन मैंने उसे सावधान रहने को कहा। दुश्मन चालाक था पर मेरी तैयारी उससे बेहतर थी। उस लड़ाई के बीच मुझे समझ आया कि मैंने शाओबाई को जितना कमजोर समझा था वो उतनी है नहीं। आखिरकार मैंने उस खतरे को खत्म किया और जैसे ही वो मॉन्स्टर मरा मेरे शरीर में एक नई ताकत दौड़ गई। उस पल मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं आखिरकार लेवल 10 पर पहुंच गया था। लड़ाई बहुत तेज हो चुकी थी और वो खौफनाक दानव मुझ पर भारी पड़ रहे थे। मैंने देखा कि लिंची ने 5-6 गार्गोयल्स को मार गिराया है। मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ी देर और टिका रहा तो मैं भी उन पर पलटवार कर पाऊंगा। तभी मिंजी ने आवाज दी और मुझे जल्दी आने को कहा। उसने एक गुप्त कमरा ढूंढ लिया था। हम फौरन उस छिपे हुए कमरे के अंदर चले गए। वहाँ काफी सुरक्षित महसूस हो रहा था। कुछ लोग इसे कायरता कह सकते हैं, पर इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। यहाँ की मूर्तियाँ तक जिंदा हो सकती थीं, तो पता नहीं और क्या क्या आफत सामने आ जाए। उस कमरे के बीचों बीच हमें एक प्राचीन टोटेम मिला। ये कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि इसे बलिदानों के जरिए बनाया गया था और ये किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर
सकता था, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी थी कि अगर मन का संतुलन बिगड़ा तो ये कंट्रोल फेल हो सकता है। मुझे समझ आया कि ये सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं बल्कि इस पूरी जगह का कोर है। मैंने अपनी गन तैयार की और मिंजी से कहा कि बाहर निकलने का वक्त आ गया है। मुझे लगा जैसे अब असली बॉस का सामना होने वाला है। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि क्या हम इस टोटेम की मदद से उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कोशिश की और वो तरकीब काम कर गई। वो दानव अपनी जगह पर ही सील हो गए। हम वहाँ से तेजी से भागे, लेकिन रास्ता बहुत संकरा था। वो जगह लड़ने के लिए सही नहीं थी, इसलिए हमें घात लगाकर हमला करने के लिए किसी खुली जगह की तलाश थी। हम एक बड़े हॉल में पहुँचे जहाँ बहुत सारे खंभे थे। वहाँ पुराने खंडहरों के पीछे छिपने की अच्छी जगह थी। मिंजी को लगा कि मैं बहुत ज्यादा जोखिम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ये मॉन्स्टर्स मरने के बाद बहुत ही शानदार सामान देते हैं और मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। तभी हमारे सामने लेवल 20 का एक खौफनाक बॉस आया। वो इतना ताकतवर था कि उसे हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अगर हमने यहाँ जोरदार हमला किया तो ये खंभे गिर सकते हैं और हम मलबे के नीचे दब जाएंगे। हमें बहुत ही सावधानी से और सटीक हमला करना था। तभी मुझे एक रास्ता सूझा। मैंने सोचा कि क्या हम इस सिस्टम को टर्रेट्स के साथ जोड़ सकते हैं। मैंने अपनी वाल्किरी निकाली और उसे टर्रेट्स पर सेट कर दिया। मैंने चिल्लाकर फायर करने का हुक्म दिया। लड़ाई खत्म हुई और धूल जमते ही मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। वहाँ कुछ बहुत ही कीमती और दुर्लभ सामान गिरा था। मुझे क्लाउड 8 आर्मर मिला जो एपिक क्वालिटी का था। इस आर्मर को पहनने से मेरी ताकत, रफ्तार और रक्षा करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। इसके साथ ही मुझे साइटा ब्लड भी मिला जो गुलाबी रंग का यानी आर्टिफैक्ट रैंक का था। इस खून में एक अजीब सी ताकत थी जो मशीनी चीजों को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकती थी। मैंने बिना देर किए इसे अपने सामान पर इस्तेमाल किया और वो अपग्रेड हो गया। अंत में सिस्टम ने ऐलान किया कि हमने सितार रूइंस को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इनाम के तौर पर मुझे सेटर कबीले का एक गुप्त खजाना ढूंढने वाला नक्शा मिला। अब मेरे पास एक नया लक्ष्य और उसे पाने का रास्ता भी था। नक्शे के हिसाब से खजाना यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर है। रास्ते में हमने न जाने कितने शेल्टर और ठिकाने पीछे छोड़े। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि अभी मेरी जो हालत है उसमें वहाँ जाना सीधा खुदकुशी करने जैसा होगा। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने तय किया कि जब तक हम लेवल 20 तक नहीं पहुँच जाते तब तक आगे बढ़ना ठीक नहीं है। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी थी, लेकिन दिमाग कह रहा था कि जल्दबाजी का मतलब सिर्फ मौत है। मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मैंने यह जगह ढूंढ ली है तो कोई और भी यहाँ पहुँच सकता है। वहाँ के मॉन्स्टर्स बहुत ऊंचे लेवल के हैं। ज्यादातर खिलाड़ी उन्हें हरा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर किसी ने हिम्मत की तो वे अच्छी जगहों पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत थी। अभी ज्यादातर खिलाड़ी लेवल 1 या 2 पर ही थे। हमारे पास अच्छी फायर पावर थी और जो भी हमारे करीब आने की कोशिश करता उसे हम मजा चखा सकते थे। मैंने तय किया कि हमारे पास अभी थोड़ा समय है तो आसपास के इलाके की जांच कर लेते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और कोई रुकावट नहीं आई तो कल रात तक हम अपना टारगेट लेवल हासिल कर लेंगे। फिर परसों सुबह हम खजाने की तलाश में निकलेंगे। मुझे पूरा यकीन था कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम जरूर कामयाब होंगे। तभी मेरा सामना झांग शाओलिन से हुआ। वो औरत कितनी घटिया थी यह मुझे अब समझ आ रहा था। वो वहाँ अकेले खड़ी थी और उसे लग रहा था कि वो मुझसे भिड़ सकती है। मैंने उसकी तरफ बहुत ही ठंडी और नफरत भरी नजरों से देखा। मुझे अब उसकी सारी करतूतें याद आ रही थीं। वो मेरा पैसा बर्बाद करती थी और चोरी छिपे होटलों में जाकर दूसरे मर्दों से मिलती थी। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो वो घबराकर बहाने बनाने लगी। उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि उसे किसी और ने बहकाया था। मुझे अपनी खुद की बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने कभी इस जैसी औरत को पसंद किया था। मैं कितना बड़ा गधा था। उसने मेरी जवानी के कई साल बर्बाद कर दिए और बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला। उस पल मेरा खून उबल रहा था। मैंने बिना सोचे उसे खत्म कर दिया। मौत उसके सामने खड़ी थी और उसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं था। शाम का वक्त हो रहा था और मुझे याद आया कि इस समय सैंडवर्म्स यानी रेगिस्तानी कीड़े नींद से बाहर निकलते हैं। मेरे पास अब बहुत ताकतवर हथियार थे और मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। इस दुनिया में अब सिर्फ ताकतवर ही जिंदा बचेंगे और मैंने अपनी कमजोरी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। मैंने उन 2 नए खिलाड़ियों को अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। मैंने उनसे साफ कहा कि अगर वे मेरे साथ आते हैं तो उन्हें बेहतरीन आर्मर, हथियार और मेरी पिकअप गाड़ी का इस्तेमाल करने को मिलेगा। लेकिन मेरी एक ही शर्त थी, उन्हें सुरक्षा के लिए विस्फोटक कॉलर पहनना होगा। यह सुनकर उनमें से एक वांग हाओ बुरी तरह भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं ताकतवर हूँ, इसमें कोई शक नहीं,
पर इसका मतलब यह नहीं कि वे मेरे गुलाम बन जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वे कोई दुश्मन नहीं है, बस मुझे अपनी टीम में शामिल करने आए थे। जब उन्हें लगा कि मेरी शर्तें बहुत कड़ी हैं, तो उन्होंने शांति से वहाँ से जाने की इजाजत मांगी। मैंने उन्हें रोका नहीं। मैंने उनसे कह दिया कि अगर वे नहीं मानना चाहते तो जा सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें एक आखिरी चेतावनी जरूर दी। मैंने कहा कि इस कयामत के दौर में शेतर ही सब कुछ है। अगर तुम उसे अपग्रेड नहीं करोगे तो या तो तुम लुटेरे बन जाओगे या किसी के पालतू कुत्ते। अगर कभी किसी का खिलौना बनने का मन करे तो मेरे पास लौट आना। मेरी बात सुनकर एक तो गुस्से में गालियाँ देने लगा, पर दूसरे ने गंभीरता से कहा कि अगर कभी वैसा दिन आया तो वो जरूर मुझे ढूंढेगा। जैसे ही वे गए, डॉक्टर शाओबाई ने मुझसे एक चुभता हुआ सवाल किया। उसने पूछा कि जब मैंने उन दोनों को जाने दिया तो उसे कैद में क्यों रखा है। मैंने बस मुस्कुराकर मजाक में कह दिया कि क्योंकि वो खूबसूरत है। हमारा शेल्टर अब पूरी तरह पत्थरों का बन चुका था। वैसे तो यह आग की लहरों को रोकने के लिए काफी नहीं था, पर छोटे जानवरों और सैंड वर्म्स को दूर रखने के लिए बेहतरीन था। मैंने अपने बगीचे की तरफ देखा। मुझे लगा था कि 5 गुना उपजाऊ मिट्टी और सिस्टम के बोनस की वजह से पौधे तेजी से बढ़ेंगे, पर यहाँ विकास कुछ धीमा लग रहा था। शाओबाई ने पौधों से कुछ खाने लायक चीजें तैयार की थीं, जो हमारे गुजारे के लिए ठीक थीं। अगली सुबह जब हम आगे बढ़े तो मुझे माहौल कुछ अजीब लगा। दूर दूर तक एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि शायद रात के शिकार की वजह से उनकी संख्या कम हो गई है। तभी मेरी नजर कुछ मूर्तियों पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि ये मूर्तियां घर के अंदर होनी चाहिए थीं, पर जब मैंने गौर से देखा तो मेरी रूह कांप गई। वे सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, वे पत्थर बन चुके इंसान थे। वहाँ हर तरफ लोग और जानवर पत्थर की हालत में जमे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खंडहर के मॉन्स्टर्स, जिन्हें अंदर होना चाहिए था, वे बाहर कैसे आ गए। क्या खंडहर के अंदर कोई ऐसी जगह है जो जीवित चीजों को पत्थर के राक्षसों में बदल रही है। शाओबाई को लगा कि वे यहीं के होंगे, पर मुझे शक था कि वे कहीं और से आए हैं। हम नीचे की तरफ एक कबीले के पास पहुँचे। लिसा, ऐसा लग रहा था जैसे वे सबको अपने साथ ले गए हो या उन्हें भी पत्थर बना दिया हो। तभी मुझे झाड़ियों में एक छोटी सी लड़की छिपी हुई दिखी। वो बुरी तरह डरी हुई थी। मैंने अपने पालतू जीव को आगे भेजा ताकि वो उसे शांत कर सके। मैंने उसे यकीन दिलाया कि अब वो सुरक्षित है और कोई मॉन्स्टर उसे हाथ नहीं लगाएगा। जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसने रोते हुए बताया कि गार्गोयल्स ने उसके माता पिता को पकड़ लिया है। उसने बताया कि वे राक्षस जिसे भी देखते हैं उसे पत्थर बना देते हैं। मुझे तब एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर है। कयामत के इस गेम में डंजन्स खिलाड़ियों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी वजह से डंजन बंद नहीं होता तो मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर जिंदा चीजों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ ठीक वही हो रहा था। राक्षस बाहर आ चुके थे और वे पूरी दुनिया को पत्थर में बदलने पर तुले थे। वे पत्थर के राक्षस वाकई बहुत खतरनाक दिख रहे थे। मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर हम यहाँ हार गए तो हम भी उन्हीं की तरह बेजान पत्थर के राक्षस बनकर रह जाएंगे। तभी उस आदमी ने एक राज बताने की बात कही। उसने कहा कि उसे पानी के बारे में एक गुप्त जानकारी पता है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे सच में पानी के बारे में पता है। आखिर ये फ्लेम प्लेनेट है जहाँ सतह का तापमान आसमान छूता है, ऐसे में यहाँ पानी कहाँ से आ सकता है। खैर, मैंने उसकी बात पर यकीन तो कर लिया, लेकिन सावधानी बरतना भी जरूरी था। मैंने उससे साफ कह दिया कि हमें पहले उस जगह की जांच करनी होगी। अगर वहाँ खतरा ज्यादा हुआ तो हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। साथ ही उसे गद्दारी करने से रोकने के लिए मैंने उसे भी विस्फोटक कॉलर पहना दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता बिल्कुल नक्शे के हिसाब से ही मिल रहा था। मुझे समझ आ गया था कि ये पत्थर के जीव जरूर उस खजाने वाली जगह से ही निकल रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी हमारे सामने आ जाएंगे। इन राक्षसों ने समय के साथ अपना इलाका काफी बढ़ा लिया था। मैंने गाड़ी की रफ्तार एक जैसी बनाए रखी। मेरे दिमाग में बस उस लड़की की सुरक्षा की बात चल रही थी। अगर वो जिंदा है तो हमारे लिए इतना ही काफी है। मैंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रुकना नहीं है। तभी अचानक पत्थर की मूर्तें हमारे सामने आ गई। मामला अब हाथ से निकलता जा रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा कि ये हमारा आखिरी मौका है। अगर हम अभी नहीं लड़े तो हम सब मारे जाएंगे और पत्थर बन जाएंगे। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और देखते ही देखते मैं आखिरकार लेवल 20 पर पहुंच गया। मेरी ताकत, रफ्तार और हमला करने की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब मेरा एक ही बार 15 लेवल के मॉन्स्टर को ढेर करने के लिए काफी था। मंजिल अब बस सामने ही थी। मैंने उस लड़की से कहा कि वो यहाँ छिप जाए और अपना ध्यान रखे। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगर उसके माता पिता अंदर हुए तो हम उन्हें जरूर बचा लेंगे। तभी सिस्टम ने मुझे एक शानदार इनाम दिया। पूरी तरह से खुद
चलने वाला एक फ्लाइंग सेंट्री। ये एक लीजेंडरी हथियार था जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। ये अपने आप उड़कर दुश्मनों को पहचानकर उन पर हमला कर सकता था। इस खतरनाक दुनिया में ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ताकत थी। मेरे साथ आए लोगों को ताज्जुब हो रहा था कि मेरे पास अचानक इतने सारे ड्रोन और हथियार कहां से आ गए। उन्हें शक होने लगा था कि शायद मैं चीजों को दोगुना कर सकता हूं। तभी अचानक वो सेंट्री ड्रोन हमारे खिलाफ हो गए। मुझे तुरंत शक हुआ कि जरूर यहाँ कोई ऐसा राक्षस है जो दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। और तभी वो मेरे सामने आया। वो एक अजीब और ताकतवर जीव था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके दिमागी हमले को सह सकता हूँ। वो मेरी सूझबूझ देखकर हैरान था। उसने एक बहुत ही डरावना सच बताया। उसने कहा कि ये कयामत का खेल दरअसल मुर्दों का खेल है। ऊपर बैठे हुए तथाकथित देवता हमें सिर्फ मामूली चीज समझते हैं। उसने बताया कि ये अंत की शुरुआत है और जब कोई आजाद होने की कोशिश करता है तो उसे राक्षस में बदल दिया जाता है। उसकी बातें सुनकर मुझे उन देवताओं पर बहुत गुस्सा आया। वे सब झूठ बोल रहे थे। तभी सिस्टम ने कुछ गड़बड़ पकड़ी और मुझे चेतावनी दी। खतरा बहुत करीब था और मामला अब बिगड़ने वाला था। मैंने तुरंत खुद को संभाला और चिल्लाकर सबको हटने के लिए कहा। उस भयानक बॉस के मरते ही जमीन सामान से भर गई। मेरी आंखों के सामने सिस्टम की चमक उठी और उसने इशारा किया कि ये सब बहुत ही ऊंचे लेवल की चीजें हैं। मुझे एक सायोनिक क्रिस्टल मिला जो लेजेंडरी लेवल का था। इसमें इतनी मानसिक ऊर्जा थी कि ये अपने आप आसपास की पावर को सोख सकता था। इसके अलावा मुझे मेंटल इन्फिल्ट्रेशन नाम की एक एपिक स्किल भी मिली जिससे मैं 100 मीटर के दायरे में किसी के भी दिमाग में झांक सकता था। तभी सिस्टम ने पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान किया। काइशा और ईगल सॉस जैसे कुछ खिलाड़ियों ने अपने शेल्टर को बेसिक फोर्ट्रेस में अपग्रेड कर लिया था। मुकाबला अब बहुत कड़ा होता जा रहा था। इतना ही नहीं, सिस्टम ने 2 हफ्तों बाद एक वर्ल्ड बॉस की घोषणा भी कर दी। लोग बुरी तरह डर गए थे। वे आपस में बातें कर रहे थे कि अभी तो वे मुश्किल से पत्थर की झोपड़ी बना पाए हैं तो इतने बड़े बॉस का सामना कैसे करेंगे। मैंने मन ही मन सोचा कि ये ऊपर बैठे देवता वाकई बहुत चालाक और क्रूर हैं। वे ये सब सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि हम कितनी बुरी तरह हारते हैं। लेकिन जब तक मैं अपनी ताकत बढ़ाता रहूंगा मैं उन्हें दिखा दूंगा कि असली वापसी क्या होती है। उसी वक्त मेरी नजर उस नए लड़के पर पड़ी जिसे मैंने पकड़ा था। उसने मुझसे कहा कि वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है और वो हमारे लिए बेहतरीन सब्जियां उगा सकता है। खेती की बात सुनकर मुझे लगा कि ये हमारे काम आ सकता है, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि उसे वो विस्फोटक कॉलर पहनना ही होगा। उसने बड़ी आसानी से हार मान ली और कहा कि उसे फिक्र नहीं पड़ता, बस उसे साथ रहने दिया जाए। मैंने उससे पूछा कि पानी का वो स्रोत कहाँ है जिसकी वो बात कर रहा था। उसने बताया कि वो उसके कबीले के पास एक गुफा में है। हम फौरन उस तरफ निकल गए। गुफा के पास पहुँचते ही मुझे जमीन पर ताज़ा पैरों के निशान दिखे। इसका मतलब था कि कोई और भी यहाँ पहुँच चुका था। जैसे ही हम गुफा के अंदर गए हमें लोगों के चिल्लाने की आवाजें आईं। वे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पानी मिल गया था। वे चिल्ला रहे थे कि अब पानी के लिए पॉइंट्स खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी वाकई में असली था और कोई मामूली पानी नहीं था। सिस्टम ने बताया कि वो पर्पल टायर का स्प्रिंग वाटर था जो बहुत ही कीमती था। वहाँ मौजूद लोगों का एक बड़ा गुट था, लेकिन वे सब कम लेवल के थे। मैंने अपने साथियों से कहा कि अपने गियर पहन लो और तैयार रहो। वे लोग मुझे डराने की कोशिश करने लगे। उनमें से एक ने अपनी लोहे की कड़ाही दिखाते हुए मुझसे पूछा कि क्या मुझे ये कोई खिलौना लग रही है। उन्हें लग रहा था कि वे पहले आए हैं इसलिए ये पानी उनका है, पर इस दुनिया में चीजें उसकी होती हैं जिसके पास ताकत होती है। मैंने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा और समझ गया कि अब मामला बातों से नहीं सुलझने वाला। गुफा के अंदर खड़े उन लोगों का रवैया बिल्कुल बदल गया था। वे लड़ने की बातें कर रहे थे और हमें कमजोर समझ रहे थे। उनमें से एक बोला कि आज शायद हमारी किस्मत खुलने वाली है और वे हमें आसानी से हरा देंगे। लेकिन मैंने अपना आपा नहीं खोया। मैंने बहुत ही ठंडे दिमाग से उनसे कहा कि कौन पहले आया और किसने इसे पहले ढूंढा। इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। ये जगह कहीं भागी नहीं जा रही है। मैंने उन्हें एक प्रस्ताव दिया कि क्यों न हम साथ मिलकर इस पानी के स्रोत पर काम करें। इसमें हम दोनों का ही फायदा था। वे मेरी बात मान गए। हमने तय किया कि हम इस जगह को मिलकर विकसित करेंगे और दूसरों को यहाँ से दूर रखेंगे। हमने अपनी सुरक्षा और मजबूत करने का फैसला किया। मैंने उनसे कहा कि फिक्र मत करो, मैं फौरन अपने आदमी यहाँ तैनात कर दूंगा ताकि कोई भी इस जगह के करीब न फटक सके। उन्होंने भी अपने लोग भेजने की बात कही, लेकिन
लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कोई छिपकर हम पर नजर रख रहा है। पहाड़ियों के पीछे से एक तीसरा गुट, जिसमें सिस्टर 3 और उसके भाई शामिल थे, हमारी हर हरकत देख रहा था। उन्होंने हमारे लेवल 13 के पेट्स और हमारी शानदार पिकअप गाड़ी को देखा। उन्हें समझ आ गया कि उनकी संख्या कम है और वे हमसे सीधे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उन्होंने तय किया कि वे इस पानी के ठिकाने की खबर हर तरफ फैला देंगे। इससे बाकी लोग यहाँ कब्जा करने के लिए दौड़ेंगे और जब सब आपस में लड़ रहे होंगे तब ये लोग चुपचाप अपना फायदा उठा लेंगे। तभी मेरे पास ड्रैगन शेल्टर के एक अफसर का पैगाम आया। पिछली जिंदगी में ड्रैगन शेल्टर हमारे देश का सबसे ताकतवर ठिकाना माना जाता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे खुद मुझसे संपर्क करेंगे। मैंने सीधे उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। हमारी बातचीत वर्ल्ड बॉस को लेकर शुरू हुई। उस अफसर ने बताया कि वर्ल्ड बॉस का सामना करना किसी एक देश के बस की बात नहीं है। इसके लिए पूरी दुनिया की ताकतों को साथ आना होगा। उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि मुझे इस खेल के बारे में इतनी गहराई से कैसे पता है। मैंने उनसे एक बहुत बड़ी चीज की मांग की, अल्टीमेट फोर्ट्रेस के ब्लूप्रिंट्स। ये वो नक्शे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे कयामत के दौर में दुनिया पर राज करने की ताकत देते हैं। वे अफसर, जिनका नाम वेन था, मेरी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि पिछली बार वे अल्टीमेट फोर्ट्रेस बनाने में इसलिए नाकाम रहे थे क्योंकि उनके पास गायास हार्ट नाम का एक बहुत ही दुर्लभ सामान नहीं था। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं वो सामान हासिल कर सकता हूँ, लेकिन सौदा सिर्फ नक्शों पर खत्म नहीं हुआ। मैंने अपनी मांगे बढ़ा दी। मैंने उनसे 90 लेजर राइफलें, 50 ऑटोमेटिक टर्रेट्स, 50 ड्रोन सेंटिनल्स और 90 पिकअप गाड़ियाँ मांगी। वे हैरान रह गए। उन्हें लगा कि मैं बहुत लालची हो रहा हूँ क्योंकि इन सामानों की कीमत उन ब्लूप्रिंट्स से कहीं ज्यादा थी। लेकिन मैं जानता था कि 90 एपिक लेजर राइफल्स मिलते ही मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वर्ल्ड बॉस का सामना करने के लिए मुझे इस तरह के हथियारों की बहुत जरूरत थी। अंत में वे मेरी शर्तों पर विचार करने के लिए तैयार हो गए। मिस्टर वेन के जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली। उनसे हाथ मिलाते हुए मैंने कहा कि हम जरूर दोबारा साथ काम करेंगे। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि ये डोम ब्लड वाकई बहुत कीमती चीज है। इससे घाव बहुत जल्दी भर सकते हैं और जबरदस्त दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। और अगर मुझे ड्रम कबीले का शाइनिंग हार्ट मिल गया तो मेरा किला और भी मजबूत हो जाएगा। मेरा पूरा ध्यान अब उस अल्टीमेट शेल्टर पर था। अगर मैं उसे बनाने में कामयाब रहा तो वर्ल्ड बॉस को हराना मेरे लिए मुमकिन हो जाएगा। तभी मेरे दिमाग में एक आर्मर ट्रांसपोर्ट गाड़ी का ख्याल आया जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी दौड़ सके और जिसकी फायर पावर सबके छक्के छुड़ा दे। उसी वक्त दूर कहीं हलचल हो रही थी। जूही गैंग के लोग किसी के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। यूरो तो दंग रह गया। उसे लगा कि वहाँ कोई जादू हो रहा है। दरअसल ये कयामत का खेल ही ऐसा था। जूही गैंग उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकल रही थी और मुझे समझ आ गया था कि उन्हें अब और मनमानी नहीं करने दी जा सकती। लिंची वहाँ अकेला खड़ा था और जूही गैंग के लोग उस पर अंधाधुंध हमला कर रहे थे। वे चिल्ला रहे थे कि लिंची अपनी मौत को दावत दे रहा है, पर ताज्जुब की बात ये थी कि इतने हमलों के बाद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। जूही गैंग वाले बुरी तरह परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। लिंची के हाथ में एक स्टाफ था जिसे उसने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे शक हुआ कि वो जादुई लाठी ही उसका आखिरी दाव है जिसे वो हमारे खिलाफ बचाकर रख रहा है। जूही गैंग के बॉस के आदमी नाकाम साबित हो रहे थे। इतने सारे लोग मिलकर भी अकेले लिंची का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। मेरी बाईं पलक जोर से फड़कने लगी। मुझे लगा कुछ बड़ा होने वाला है। जूही गैंग का पतन अब तय था। मैंने शीयू से कहा कि जाओ और उन पिंजरों को खोल दो जिनमें लोगों को बंद किया गया है। मेंग ज्यू को मैंने निगरानी पर लगा दिया। मुझे उन लोगों के हथियारों और सामान पर भी कब्जा करना था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो सामने खड़े शख्स ने मुझसे पूछा कि मेरे पास जिंदा रहने का क्या हक है। उसे लगा कि मैं अकेला खिलाड़ी उनके सामने नहीं टिक पाऊंगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर ठंडे लहजे में कहा कि हम फिर मिल गए। मैंने उसे याद दिलाया कि उस दिन भी मैंने कहा था जब बाहर जिंदा रहना नामुमकिन हो जाए तो मेरी शरण में आ जाना। आखिरकार उसे समझ आ गया कि अकेले दम पर वो इस दुनिया में नहीं बच पाएगा। उसने हार मान ली, लेकिन उसने मुझसे एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो मेरी बात मानेगा, बस मैं उसके गले में बंधा वो विस्फोटक कॉलर बिना वजह न फाड़ूं। मुझे उसकी समझदारी पर हंसी आई। मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा एक बहुत अच्छा फैसला है और एक दिन तुम सबको इस पल पर गर्व होगा कि तुम मेरे साथ जुड़े। तभी वहाँ पानी के स्रोत को लेकर चर्चा होने लगी। किसी ने कहा कि अगर हमने पहले ही गहरा कुंड खोद लिया होता तो आज ये नौबत न आती। मुझे तुरंत शक हुआ कि शायद पानी का वो ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहा। वहाँ कीचड़ और गंदगी जमा हो रही थी। मुझे समझ आ गया कि अब उस पानी के स्रोत की दोबारा अच्छे से जांच करनी होगी। लेकिन मेरा असली लक्ष्य अब भी वही था,
अल्टीमेट फोर्ट्रेस का सामान जुटाना। अगर वो मिल जाए तो फिर कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं नीचे गया और जांच शुरू की कि वहाँ क्या है। मुझे वहाँ एक चिट्ठी जैसा कुछ मिला जिसे देखकर मुझे हैरानी हुई। खैर 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हमारा फाइटर जेट बनकर तैयार हो गया था। यह काम इतना आसान नहीं था। अगर हमारे पास यह तकनीक नहीं होती तो हम इसे कभी नहीं बना पाते। मैंने पहले कभी इसे चलाया नहीं था और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इसका इंजन बनाना हमारे लिए एक बुरा सपना साबित होगा। तभी अचानक पूरे सिस्टम में एक चेतावनी गूंजी। वर्ल्ड बॉस सामने आ चुका था। मुझे लगा कि शायद हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अब मामला बिगड़ने वाला था। फाइटर जेट अभी तैयार ही हुआ था और दुश्मन सामने खड़ा था। मैंने खुद को शांत रखा और मुकाबला करने का फैसला किया। लिन ची ने फाइटर जेट उड़ाने की जिम्मेदारी ली। मुझे उस पर पूरा भरोसा था कि वो इसे बखूबी संभाल लेगा। मैदान में शू यिनवेन की टीम भी पहुंचने ही वाली थी। उन लोगों को मुझ पर शक था कि मैं इतने भारी हथियार बना भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा बनाया हुआ आर्मर ट्रांसपोर्ट उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वहाँ का माहौल बहुत खराब था। कुछ डरपोक लोग युद्ध के मैदान से भाग रहे थे और हमें अपना ढाल बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। वे चाहते थे कि हम उनके लिए लड़े और वो पीछे बैठकर लूट का इंतजार करें। लोग एक दूसरे पर बंदूकें तान रहे थे, जबकि असली दुश्मन सामने खड़ा था। तभी हमारी मदद के लिए रीइंफोर्समेंट्स पहुंच गए। मैंने फौरन अपनी सभी यूनिट्स को गोली चलाने का हुक्म दिया। उस दानव को खत्म करना हमारी प्राथमिकता थी। हवा में उड़कर जंग लड़ना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। हमारी मिसाइलों ने वर्ल्ड बॉस पर जबरदस्त वार किया। लिन ची वाकई एक पैदाइशी पायलट था। उसकी वजह से दानव की हेल्थ तेजी से गिरने लगी। मैंने गौर किया कि उस राक्षस का कमजोर हिस्सा उसकी गर्दन और मुंह है। इतने हमलों के बाद भी वर्ल्ड बॉस की हेल्थ अभी 60% पर ही अटकी थी। मैंने तुरंत लेजर गन को चार्ज करने का ऑर्डर दिया। मैंने अपनी टीम को चिल्लाकर कहा कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, पूरी ताकत लगा दो। तभी कुछ लोग उस दानव को जानबूझकर हमारी तरफ खींचने लगे। मुझे उन गद्दारों पर इतना गुस्सा आया कि मैंने मन ही मन ठान लिया कि इन्हें मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई और रैंकिंग के नतीजे सामने आए। ड्रैगन नेशन की रैंकिंग गिर गई थी और आखिरी 10 देशों को अपने संसाधनों का 60% हिस्सा गंवाना पड़ा। अब कयामत के खेल का अगला हिस्सा शुरू होने वाला था। मुझे समझ आ गया कि अगले पड़ाव को पार करने के लिए अल्टीमेट शेल्टर ही सबसे जरूरी चीज है। हमारे सामने अब एक नया मैप था। मुझे पता था कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक होने वाला है, लेकिन मैं हर चुनौती के लिए तैयार था।